नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोजीशन के लिए भी यूजफुल है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी और जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोजीशन आई है उसके लिए भी ये प्रैक्टिस टेस्ट बहुत यूजफुल है। इस प्रैक्टिस टेस्ट का पार्ट 1, 2, 3 और 4 मेरे चैनल पर पहले से ही है, तो उनको आप देख लीजिए। पर अभी हम शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, from the components given below, arrange the following components of an environmental management system in a sequential order. 1, planning; 2, environmental policy; 3, implementation या 4, monitoring और 5, review। तो अब ये पार्ट्स हैं प्लानिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की और इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में करना है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले होता है इन्वायरमेंटल पॉलिसी, उसके बाद हम करते हैं पॉलिसी के तहत प्लानिंग, प्लानिंग के बाद हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करते हैं उसको करते हैं और मॉनिटर करते हैं फिर कि क्या सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं। और फाइनली जब सब हो जाता है तो उसको रिव्यू करते हैं कि हमने क्या पाया। ठीक है, तो पहले होगा पॉलिसी, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग और फाइनली रिव्यू। तो 2 पहले होगा और 5 लास्ट में। तो ऑप्शन बी में 2 पहले है और 5 लास्ट में, और 2 पहले, फिर 1, फिर 3, फिर 4 और 5। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रिव्यू हमेशा आखिर में होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, फ्रॉम द फेजेस गिवन बिलो विच ऑफ द फेजेस आर इन्वॉल्व इन EIA प्रोसेस इन इंडिया। अब इनमें से फेजेस कौन कौन से हैं जो EIA प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं? स्क्रीनिंग होता है, हम जानते हैं। स्कोपिंग होता है, स्क्रीनिंग फर्स्ट स्टेज है, स्कोपिंग सेकंड स्टेज है। ठीक है, स्क्रीनिंग और स्कोपिंग के दौरान ही बेसलाइन डेटा कलेक्शन भी होता है, कि मतलब जिस जगह पे हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या जिस चीज का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उससे रिलेटेड पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि जिस जगह पे हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहाँ एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट या ह्यूमन हैबिटेशन, इन सब की कंडीशन कैसी है, तो वो डेटा कलेक्शन होता है। तो वो भी पार्ट है EIA का। और उसके अलावा इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, कि इस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है आसपास के एनवायरमेंट पे, तो वो भी हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये सभी EIA के फेजेस होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका 1, 2, 3 एंड 4 सभी EIA के फेजेस हैं। Question 3, from the options given below, the hierarchy of integrated solid waste management options usually adopted। तो हायरार्की मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो किस क्रम में ये सारे स्टेप्स अडॉप्ट किए जाते हैं? रिडक्शन, रिसाइकलिंग, रिकवरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट और वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल जो होता है कि वेस्ट को फेंक देना या लैंडफिल करना, वो हमेशा आखिरी स्टेज होता है। तो 5 जो होगा वो लास्ट स्टेज होगा। और सबसे पहला स्टेज हमेशा होता है रिडक्शन, कि वेस्ट जनरेट ही कम हो, ऐसा हम प्लान करें, ऐसा हम अपने लाइफस्टाइल बनाएं, ऐसा हम प्रोडक्ट बनाएं जिससे वेस्ट जनरेट ही कम हो। तो फर्स्ट फेज होगा रिडक्शन और लास्ट फेज होगा डिस्पोजल। ठीक है, और उसके बीच में कौन कौन से फेजेस होंगे? तो पहला होगा रिडक्शन, वेस्ट जनरेट ही कम हो। उसके बाद होगा रिकवरी, अगर वेस्ट जनरेट हो भी गया है तो उससे क्या हम कुछ वैल्यूएबल मटेरियल अभी भी रिकवर कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला होगा रिडक्शन, दूसरा होगा रिकवरी, फिर होगा रिसाइकलिंग, कि जितना रिकवर कर सकते हैं हम उसको तो रिकवर कर लें, और फिर जो बच गया उसको हम रिसाइकिल कर लें। और अगर रिसाइकिल भी ना कर पाए तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट को बदल देंगे कुछ और में। ठीक है, जैसे कंपोस्टिंग एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट होता है, कि सॉलिड वेस्ट जो फूड वेस्ट है, फ्लावर वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उसको हम कंपोस्ट कर ले, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट होगा। ठीक है, और फाइनली जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम वेस्ट डिस्पोजल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होता है रिडक्शन, सेकेंड स्टेज होता है रिकवरी, फिर होता है रिसाइकलिंग, फिर ट्रांसफॉर्मेशन और फाइनली वेस्ट डिस्पोजल। तो इसका सीक्वेंस होगा 1, 3, 2, 4 एंड 5। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1, 3, 2, 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डेंसिटी सेपरेशन ऑल्सो इम्प्लाइज। डेंसिटी सेपरेशन का मतलब होता है कि चीजों की डेंसिटी के आधार पे हम दो वस्तुओं को अलग करें, उसको क्या कहते हैं? एयर क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ वेस्ट, कंपैक्शन थ्रू बेलर्स या साइज रिडक्शन थ्रू शेडर्स। तो कंपैक्शन और साइज रिडक्शन जो है ये सेपरेशन ऑफ वेस्ट का तरीका नहीं है, ये वेस्ट डिस्पोजल का तरीका होता है कि शेड करके हम वेस्ट को फिर डिस्पोज कर देंगे या उसको रिसाइकिल करेंगे, कुछ भी करेंगे। पर एयर क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट होता है डेंसिटी के आधार पे। इसमें क्या होता है कि हम उसको ऊपर से नीचे वेस्ट को धीरे 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 डालते हैं। ठीक है, और उसमें हवा के हिसाब से वेस्ट जो हल्का होगा वेस्ट वो उड़ के थोड़ा दूर चला जाएगा,
और जो भारी होगा वो एकदम सीधे नीचे गिर जाता है। तो ये डेंसिटी के आधार पर सेपरेशन होता है। अगर आप कभी गांव में गए हैं तो उसको हम विनोइंग कहते हैं, या हिंदी में ओसौनी कहते हैं, कि सूप में हम अनाज रखते हैं और अनाज के साथ भूसी भी होती है, और धीरे 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 हम घर के बाहर खड़े होकर सूप से उस अनाज को गिराते हैं। तो जो भूसी होती है वो हल्की होती है और वो दूर गिरती है, और जो अनाज होता है वो भारी होता है, वो सीधे नीचे गिरता है। तो ये भी एक तरह का एयर सेपरेशन है। तो वेस्ट को भी हम इस तरह से एयर सेपरेशन करते हैं। तो डेंसिटी सेपरेशन को एयर क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट भी कहा जाता है। आंसर होगा ए। ठीक है। In the recycling and bulk handling industry, implementing an air separator to the process sorts the materials and separates the lighter from the heavier fractions. ठीक है। Other names of this application are air classifier, wind sifter and wind shifter. तो सिफ्टिंग भी कहते हैं, छानना उसको होता है हवा की मदद से। ठीक। Question number 5. The food to microbe ratio is controlled in the activated sludge process by adjusting the A. Flow rate, B. Volume of aeration tank, C. Amount of sludge wasting, या D. BOD. इसका सही उत्तर है amount of sludge wasting. Sludge wasting क्या होता है कि कुछ sludge जो activated sludge process में जो कुछ sludge बनता है, तो कुछ sludge को उस प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ sludge को वापस एरेशन टैंक में ही सर्कुलेट कराया जाता है, और उसी से फूड टू माइक्रोब रेशियो मेंटेन होता है। तो फूड क्या होता है, जो स्लज होता है ना, वो माइक्रोब्स का वही फूड होता है। तो फूड टू माइक्रोब रेशियो को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो स्लज है उसको दोबारा डाला जाता है। तो उसका जो अमाउंट जो दोबारा डाला गया एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, वो वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं। और स्लज वेस्टिंग वो वॉल्यूम होता है, स्लज का वो वॉल्यूम जो कि दोबारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में सर्कुलेट नहीं किया जाता है। तो उसी वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे, कितना सर्कुलेट करेंगे कितना नहीं सर्कुलेट करेंगे स्लज को, और उससे फूड टू माइक्रोब रेशियो कंट्रोल होता है। फूड टू माइक्रोब रेशियो में एक और टर्म आता है MLSS, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, कि जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में कितना सस्पेंडेड सॉलिड है। क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एक बड़ा सा एरेशन टैंक होता है, उसमें लिक्विड होता है जो सूरज होता है, और उसमें स्लज भी डाला जाता है। तो जब उस एरेशन टैंक में से हम सस्पेंडेड सॉलिड्स निकालते हैं, तो वो जो सस्पेंडेड सॉलिड जो एरेशन टैंक में से निकालते हैं, जो हम मेजर करते हैं, उसको कहते हैं मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स। MLSS is the amount of suspended solid obtained from the aeration tank per liter of liquid in the aeration tank. ठीक है। Question number 6. Purification of air and water by natural systems is an example of. तो air and water, हवा और पानी नेचुरली अगर नेचुरल सिस्टम्स के तहत प्लांट्स के थ्रू अगर क्लीन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? नो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ CO2 जनरेटेड और अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जनरेटेड पर पर्सन पर डे। तो वो नहीं होता है। इकोसिस्टम सर्विस, यस। इकोसिस्टम सर्विस जो होता है, all those services provided by any ecosystem naturally, like cleaning air, cleaning your water, enhancing your soil moisture content, enhancing your soil organic matter content, ये सब होता है इकोसिस्टम सर्विस। तो प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर बाय नेचुरल सिस्टम भी इकोसिस्टम ही सर्विस होगा। तो आंसर होगा बी। पोल्यूशन अबेटमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल एक ही बात है। पोल्यूशन अबेटमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल हम तब कहेंगे जब हमने उसको मैन मेड, जब वो होगा, जब मैन मेड हमको पेड़ लगाएंगे और तब होता है, तो हम कह सकते हैं कि चलो हमने पोल्यूशन अबेटमेंट किया है। पर अगर नेचुरल सिस्टम से होगा, नेचुरली होगा, तो वो इकोसिस्टम सर्विस है, कि नेचुरली एक इकोसिस्टम है और एक सर्विस देता है, एयर एंड वाटर को क्लीन करता है। ठीक। क्वेश्चन 7. Which of the following indicates the correct order of principal layers of the Earth's atmosphere from top to bottom? तो टॉप टू बॉटम, सबसे ऊपर से सबसे नीचे कौन कौन सा लेयर है? तो सबसे ऊपर जो लेयर है एटमोस्फेयर का वो होता है एक्सोस्फेयर, आउटर लेयर। उसके बाद होता है थर्मोस्फेयर, उसके बाद होता है मेसोस्फेयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, और फाइनली होता है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि अर्थ का लेयर अक्सर बॉटम टू टॉप पूछा जाता है, तो लोग हमेशा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर बोलते हैं। पर यहाँ पर टॉप टू बॉटम बोल रहा है, मतलब एक्सोस्फेयर, टॉप में एक्सोस्फेयर है, उसके नीचे थर्मोस्फेयर, उसके नीचे मेसोस्फेयर, उसके नीचे स्ट्रेटोस्फेयर, और उसके नीचे ट्रोपोस्फेयर। तो आंसर होगा यहाँ पर सी। ठीक है। आंसर इज सी। और यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था, क्योंकि अक्सर लोग बॉटम टू टॉप जाते हैं, तो आपका आंसर होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा बहुत टफ हो ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक कर देते हैं। तो इन्होंने टॉप टू बॉटम पूछ के इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया सी। एक्सोस्फेयर सबसे बाहर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर और फाइनली ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। तो ये ट्रिक्स पर ध्यान दीजिएगा जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं। क्वेश्चन 8. Which air pollution control device
generates large volume of waste water. तो कौन सा एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जिसमें कि वेस्ट वाटर का वॉल्यूम जनरेट होता है? वेंचुरी स्क्रबर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स, सेटलिंग चैम्बर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक ड्राई मेथड है, सिंपली इलेक्ट्रिक प्लेट्स होते हैं, उसके थ्रू एग्जॉस्ट एयर को, पोल्यूटेड एयर को पास कराया जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं पोल्यूटेड एयर में, वो उससे चिपक जाते हैं और क्लीन एयर बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे कोई वाटर यूज होता ही नहीं। सेटलिंग चैम्बर जो होता है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस नहीं है, वो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, अब बचा साइक्लोन सेपरेटर और वेंचुरी स्क्रबर। साइक्लोन सेपरेटर जैसा कि नाम कहा गया है, ये एक साइक्लोन एक डिवाइस होता है जिसमें कि एयर जाता है, वी शेप का डिवाइस होता है, उसमें एयर जाता है और वो एक साइक्लोन की तरह का मूवमेंट करता है एयर, क्योंकि उस डिवाइस का शेप वैसा होता है, वॉर्टेक्स जैसा, वॉर्टेक्स फॉर्म होता है, और उसकी मदद से वो सॉलिड पार्टिकल्स जो लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ भी कोई पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। पर वेंचुरी स्क्रबर जो डिवाइस होता है ना, वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस होता है। उसमें पानी का, उसमें वेंचुरी, उसमें साइक्लोन सेपरेटर भी लगा होता है और साथ में एक वेट इंस्ट्रूमेंट भी लगा होता है। तो और उसकी वजह से जो है वेंचुरी स्क्रबर बहुत ही इफेक्टिव एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है, पर साथ में बहुत सारा वेस्ट वाटर भी जनरेट करता है। तो आंसर होगा ए, वेंचुरी स्क्रबर। ये एक कॉम्प्लिकेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जहां लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। और वेंचुरी स्क्रबर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप देख सकते हैं। एयर पोल्यूशन कंट्रोल के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सब पर मैंने वीडियो बनाया है, वो सारे वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 9। द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स इज डन बाय। स्लो सैंड फिल्टर्स को कैसे साफ करते हैं? रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? नो, इस तरह से हम रैपिड सैंड फिल्टर को साफ करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर को नहीं। पासिंग एयर थ्रू द फिल्टर? ये भी नहीं, एयर कभी पास नहीं कराना चाहिए, नहीं तो फिल्टर एयर ले लेगा। पासिंग अ सोल्यूशन ऑफ एलम एंड लाइम थ्रू द फिल्टर? ये भी नहीं। डी, स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सैंड एंड एडमिटिंग वाटर? ये होता है स्लो सैंड फिल्टर के थ्रू। जो ऊपर की लेयर होती है बालू की, ऊपर के 2-3 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है वो गंदी हो जाती है, उसको हटा के और उस लेयर को के बालू को धो के और फिर वापस डाला जाता है। यही तरीका होता है स्लो सैंड फिल्टर के साफ करने का, क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर के पोर साइज बहुत छोटा होता है और सबसे पहले जो ऊपरी का तो 2-3 सेंटीमीटर का जो लेयर होता है वो जो सैंड होता है वो गंदा हो जाता है, तो उसी को बार बार साफ करके फिल्टर को साफ कर लिया जाता है। आखिरी सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 10। अ सिटी सप्लाई ऑफ 1500 cubic meters of water per day is treated with a chlorine dosage of 5 milligram per liter. For this purpose, requirement of bleaching powder, chlorine content 25% would be 750 kg, 30 kg, 300 kg, 30 kg या 75 kg। ये एक न्यूमेरिकल है और इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वाटर सप्लाई पर डे 1500 मीटर क्यूब, 1500 मीटर क्यूब को हम पहले लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो वाटर सप्लाई पर डे कितना है? वाटर सप्लाई पर डे इज इक्वल टू वाटर ट्रीटेड पर डे। जितना पानी सप्लाई होता है उतना ही पानी ट्रीट होता है, और वो होता है 1.5 इंटू 10⁶ लीटर। लीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। क्लोरीन का डोसेज क्या है? 5 मिलीग्राम पर लीटर। अब अमाउंट ऑफ क्लोरीन नीडेड कितना होगा? अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीटेड इन लीटर्स इंटू क्लोरीन डोज पर लीटर। जितना पानी ट्रीट हो रहा है दिन भर में और जितना क्लोरीन हर लीटर में चाहिए, सब कुछ लीटर्स में है, तो 1500 इंटू 1000 लीटर्स इंटू 5 मिलीग्राम पर लीटर, इतना क्लोरीन हमको चाहिए। तो वो कितना होगा? 15 5 75 इंटू 1000 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्लोरीन नीडेड इज 7500 ग्राम इज इक्वल टू 7.5 kg। 7.5 किलो क्लोरीन हर दिन चाहिए, लेकिन क्लोरीन कंटेंट सिर्फ 25% है। तो ब्लीचिंग पाउडर कितना चाहिए होगा? लेट द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बी x, देन 25/100 मतलब 25% of x is 7.5, therefore x is equal to 7.5 into 100/25 is equal to 30 kg। तो आंसर यहाँ पर है सी, 30 kg आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए और इस प्लेलिस्ट में और जितने प्रैक्टिस टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में मैंने जो भी कुछ किया है, पार्ट 1 2 3 4, वो सब आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको अगले प्रैक्टिस टेस्ट में मिलूंगी। कुछ नहीं समझ में आया हो या कोई और सवाल हो मुझसे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।